हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को 2020 सीरीज में, जहां हम लोग 20 मिनट में 20 प्रश्नों को जो है डील करेंगे। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से जितने भी आपके संभावित प्रश्न हैं, जो आपके सीयूईटी, आईसीआर और आपके स्टेट लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं फॉर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, उसमें जो है पूछे जाते हैं, उन सारे सवालों को जो है 20-20 क्वेश्चंस का जो है कलेक्शन लेके 2020 सीरीज का जो है पहले पार्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो लेक्चर होगी बच्चों, उसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस को 20 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका 2020 सीरीज का सवाल है, वो सवाल है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट्स विद इन द रोज टू रो डिस्टेंस एंड बिटवीन द रोज इज कॉल्ड। डिस्टेंस और आपका जो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, पर क्वेश्चंस के बाद आपको 10 सेकंड का पॉज लेना है, आपको आंसर्स बताने हैं। मैं भी पॉज लूंगा और फिर आपके आंसर्स बताऊंगा, ताकि आप लोग का जो ये 2020 सीरीज है ये थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सके और आप लोगों के पास भी जो है उचित समय मिल सके कि आप अपने क्वेश्चंस को जो है गेस कर सको और अपने क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे बता सको आंसर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा? रेक्टेंगुलरिटी। जो हम लोग बात करते हैं ना R into P के डिस्टेंस, जैसे ये मान लीजिए पौधा यहाँ उगाया गया, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, तो ये दोनों के बीच की जो दूरी है उसको R कहते हैं और ये दोनों बीच की जो दूरी है उसको P कहते हैं। तो R into P के जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलरिटी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन जो है आपके स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, मसाले वाले फसल है, इसकी सबसे ज्यादा उत्पादन जो है कहां पर होती है? क्वेश्चन पूछा गया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। अगर राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान जो है बच्चों मुख्य रूप से आपका सरसों के लिए माना जाता है। अगर गेहूं, उत्तर प्रदेश की बात करो, गेहूं और गन्ना के लिए हमारा जो है वेस्ट माना जाता है। वेस्ट बंगाल की बात करोगे तो पैडी के लिए माना जाता है ना। इस तरीके से आपके जो अलग अलग जो आपके स्टेट हैं वो अलग अलग क्रॉप्स के लिए सुपेरियर पोजीशन पे होते हैं। ग्राउंडनट आपका इसके साथ साथ जो है बच्चों यहाँ पे ग्राउंडनट जो है आपका गुजरात ग्राउंडनट के लिए भी जो है ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जिनके हिसाब से उनके उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इस पे जब भी सवाल पूछा जाता है तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पॉप पॉड इन ग्राउंडनट इज मेनली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। यानी कि पॉपिंग जो होता है ग्राउंडनट में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बेटा, पॉपिंग जो होता है ग्राउंडनट में वो मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्वों की कमी से होती है? जैसे आप जानते हो कई सारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, टोटल आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट 17 हैं जो कि आपके पौधों के वृद्धि विकास के लिए जरूरत होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया पॉप, यानी कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी दाने तो बनते हैं लेकिन खोखला दाना बनता है। कैसा दाना बनता है बेटा? खोखला दाना बनता है। और खोखला दाने वाले सिचुएशन को ही हम लोग पॉपिंग कहते हैं। तो ग्राउंडनट में ये मुख्य रूप से आपका जो बेटा कैल्शियम की कमी के कारण से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जिंक के कारण से आपके कमी से क्या होता है? खैरा रोग होता है। खैरा रोग होता है, खैरा डिजीज इसको हम लोग कहते हैं, है ना। उसके बाद जो है धान में अकियोची डिजीज होता है, एक अकियोची डिजीज, ये मुख्य रूप से आपका किसके कारण होता है अकियोची डिजीज? तो ये हमारा H2S के टॉक्सिसिटी के कारण से होता है। H2S की जब अधिकता हो जाती है तो उसके कारण से अकियोची रोग होता है। खैरा रोग जिंक की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण पॉपिंग होता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्रोनॉमिक रिसर्च कंडक्टेड ऑन फार्मर्स फील्ड विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द फार्मर इज नॉन एज। अगर मान लो कोई एक रिसर्च एक्टिविटी है जिसको हम लोग फार्मर के फील्ड पे ही रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मान लो मुझे एक वेराइटी है, बीएचयू से निकली हुई कोई वेराइटी मान के चलते हैं, एक वेराइटी है एक्स नाम की, ठीक है, उस वेराइटी को हमें चेक करना है कि फार्मर्स के फील्ड पे अच्छा ग्रो कर रहा है कि नहीं। हमारे रिसर्च फील्ड्स में तो अच्छे ग्रो कर रहे थे, लेकिन फार्मर फील्ड में कर रहा है कि नहीं, तो इस चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं? ऑन फार्मर रिसर्च, ऑन फार्म रिसर्च किया जाता है। ठीक है, ऑफ फार्म रिसर्च मतलब आप फार्म से कहीं हट के लैब में या कहीं पर भी कर रहे हो तो उसको ऑफ फार्म रिसर्च कहते हैं। ठीक है, और ऑपरेशनल रिसर्च मतलब किसी एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक, अब बात हो रही है यहाँ पे ऑन फार्म रिसर्च मतलब होता है जब फार्मर्स के फील्ड पे ही जो रिसर्च की जाती है उसको हम लोग ऑन फार्म रिसर्च कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द फर्स्ट एवर मस्टर्ड हाइब्रिड डेवलप्ड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च DRMR कहां पर है? सेवर, भरतपुर, राजस्थान इज। कौन सी हमारी पहली वैरायटी जो है ये विकास किया गया था? तो सबसे पहली वैरायटी कौन सी थी? NRC HB 506, जिसको हम लोग संकर सरसों के नाम से जानते हैं। ये हमारी पहली हाइब्रिड किस्म थी जो कि सरसों की बनाई गई थी। किसने रिलीज किया था? डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च,
DRMR, ठीक है, इसके हिसाब से जो DRMR के हिसाब से जो है आया था। ये कहां पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबेल कैन, इनमें से किसको जो है नोबेल कैन कहा जाता है। जैसे देखिए सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम बार्बेरियम और सेकेरम आपका रोबस्टम। तो भैया अगर देखोगे सेकेरम ऑफिसिनेरम को तो हम लोग इसको नोबेल कैन कहते हैं। ठीक है, नोबेल कैन कहते हैं। इसी तरीके से अगर बात करेंगे हम लोग बारबेरी को, तो भैया बारबेरी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन कैन कहते हैं। ठीक है, इंडियन कैन कहते हैं। इसी तरीके से सेकेरम साइनेंसिस को, चाइनेंसिस जिसको कहते हो, तो इसमें आपका सेकेरम साइनेंसिस को जो हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा इसको जो चाइनीज कैन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, चाइनीज कैन इसको कहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चाइनीज कैन हो गया, सेकेरम साइनेंसिस। ठीक है, रोबस्टम और स्पॉन्टेनियम जो है हमारे ये वाइल्ड कैन है, जंगली किस्म, जंगली ईख है, जिसमें आपकी रेशा की मात्रा ज्यादा होती है और रस की मात्रा कम होती है, तो वो सब चीजें यहां पर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच एक्स्ट्रा मस्टर्ड ऑयल a hectare could be obtained from the recently released mustard variety HRBSC या संकर किस्म, यानी कि कितनी % से जो है यहाँ पर आपका तेल की मात्रा में जो है बढ़ोतरी हुई। जैसे अगर हम लोग नॉर्मल बात करते हैं तो 30, 35, 38% के अराउंड जो है आपका तेल की मात्रा होती है, 30 से 40% के अराउंड जो है आपका वेरी करता है मस्टर्ड में। लेकिन जो NRC HB ये जो किस्म था NRC HB 506, इसमें आपका 20% से जो है तेल में वृद्धि देखने को मिला। और यही तो आपका संकर नस्ल का फायदा होता है कि आपकी जो है यील्ड बढ़ जाती है। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एनिमल ड्रॉन वीडिंग इंप्लीमेंट, द हॉर्स हो। वीडिंग इंप्लीमेंट मतलब होता है खरपतवार जो निकालने के लिए हम लोग जो यंत्र यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वीडिंग इंप्लीमेंट। तो सबसे पहली बार जो है आपका वीडिंग इंप्लीमेंट बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, जेथ्रो टल साहब थे। और जेथ्रो टल साहब को ही हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ टिलेज भी कहते हैं, और फादर ऑफ, आप उसको उनको क्या कहते हो, फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है। फादर ऑफ टिलेज के साथ साथ जो इनको फादर ऑफ वीड साइंस भी हम लोग कहते हैं, यानी कि खरपतवार जनक, खरपतवार विज्ञान के जनक कहने के साथ साथ इन्हें जो है भू परिष्करण अर्थात जुताई के भी जनक इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है एक गठरी कपास का वजन कितना होता है। ठीक है, केजी में पूछा गया है, तो 170 केजी जो है आपका एक गठरी कपास का वजन होता है। 180 केजी जो है आपका एक बेल ऑफ जूट का, एक गठरी अगर जूट की वजन देखोगे तो एक गठरी जूट की वजन जो है बेटा 180 केजी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया यहाँ पर 170 केजी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ देसी कॉटन, यहाँ पे देसी कपास कौन सा है। जैसे कपास में देखोगे इजिप्शियन कपास, देसी कपास है ना, अमेरिकन कपास, इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपका कि देसी कपास कौन सा होगा, तो भैया आर्बोरियम जो है ये हमारा देसी कॉटन है, देसी कपास है। अगर हिरसुटम की बात करोगे बेटा तो ये हमारा अमेरिकन कपास है। क्या है बेटा, अमेरिकन कॉटन है। इसी तरीके से बारबाडेंस की अगर बात किया जाएगा तो ये हमारा इजिप्शियन कॉटन है। क्या है बेटा, इजिप्शियन कॉटन है। इसी तरीके से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है सीड, अब देखिए एसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। एसर्शन रीजनिंग में क्या पूछा गया, सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज इज 25 केजी पर हेक्टर, बीज दर संकर मक्का का 25 केजी है। और पूछा गया है हाइब्रिड मेज, ये आपका सही है। दूसरा क्या बोला, हाइब्रिड मेज जनरेट हायर यील्ड, इंक्रीज्ड वैल्यू एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उपज उत्पादन मूल्य जो है बढ़ाता है, उत्पादन बढ़ाता है। इन सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं, रीजन आर कहते हैं। ठीक है, एसर्शन ए, रीजन आर। अब यहाँ पे आपके दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो यहाँ पर बिकॉज लगा दो, और हिंदी माध्यम वाले क्या करेंगे भैया, यहाँ पे क्योंकि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्योंकि। ठीक है, और यहाँ पर जो है भैया क्योंकि, आप यहाँ से क्योंकि, अब यहाँ से आप करो, मक्का की बीज दर 25 केजी है क्योंकि ये हमारा उत्पादन अधिक देता है। बीज दर कम ज्यादा होने से कोई उत्पादन में आपकी मतलब नहीं है ना, तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन हमारा सही कथन दोनों है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जो है मैच द कॉलम पूछा गया। मैच द कॉलम में सिंपल क्या बोला है, विंड स्पीड। विंड स्पीड के लिए एनेमोमीटर यूज होते हैं, ए का 3 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ ऐसे ही मार दोगे। लेकिन डेप्थ ऑफ वाटर टेबल के लिए हम लोग पाइजोमीटर यूज करते हैं, बी का 2। रेनफॉल के लिए हम लोग जो है रेन गज यूज करते हैं, है ना, तो रेनफॉल के लिए रेन गज यूज होता है। ह्यूमिडिटी के लिए आपका जो है साइक्रोमीटर यूज होता है, वाटर टेबल के लिए पाइजोमीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला कथन क्या कह रहा है कि डेपोक विधि ऑफ रेजिंग नर्सरी इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम जापान, जो कि बिल्कुल गलत है, ये तो हमारा डेपोक विधि फिलीपींस से आई है। अगला क्या बोल रहा है कि सीडलिंग इज रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन 12 डेज इन डेपोक मेथड, मतलब 12 दिन में जो आपका पौधा रोपान के लिए तैयार हो जाता है डेपोक विधि से। ये भी हमारा क्या है,
दूसरा कथन भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कथन गलत था, तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है तो कथन दूसरा असत्य है और पहला कथन असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करें अगर हम लोग कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहां पर भी असर्शन रीजनिंग पे बेस्ड है। तो सबसे पहले अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन इज ड्यू टू फ्यूजेरियम, ये तो होता नहीं है भैया, क्योंकि अफ्लाटॉक्सिन की जो कंटामिनेशन होता है वो हमारा एस्परजिलस के कारण से होता है ना। तो ये हमारा कथन क्या हुआ, गलत हो गया। कर्नल इज स्टोर्ड एट 8% मॉइस्चर टू कंट्रोल अफ्लाटॉक्सिन, सही बात है, जब नमी ज्यादा रहेगी तभी आपका कंसंट्रेशन वहां पे जो है, अगर नमी की मात्रा अगर आपका ज्यादा होता है तो फंगस वगैरह की कंटामिनेशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि ये कथन क्या है आपका, बिल्कुल सही है, यानी कि आपका पहला कथन ही गलत हो गया। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि आपका पहला असर्शन जो था वो क्या था, गलत था। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है आपके अलग अलग क्रॉप दिए गए हैं, यहाँ पे आपके प्रोटीन के नेम दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है, जैसे बार्ली की बात करोगे तो बार्ली में होर्डेनिन होता है, राइस में ओरेजिनिन होता है, मेज में ग्लूटेन होता है, मक्के में जीन होता है। A2B1 C3 C4 D3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ पढ़ते हैं, ये आपका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है सोयाबीन इज मोस्टली आपका ग्रोन एज पल्स क्रॉप। ठीक है, तो सोयाबीन हमारा मुख्य रूप से आपका दलहन फसल के रूप में उगाया जाता है, बिल्कुल गलत कथन है। ये तो हमारा एज अ ऑयल सीड क्रॉप उगाया जाता है, मेजर ऑयल सीड क्रॉप की तरह उगाया जाता है। विश्व का प्रमुख तिलहन फसल है हमारा सोयाबीन, इंडिया के लिए ग्राउंडनट और राजस्थान के लिए सरसों। अब सोयाबीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोनलेस मीट, बिल्कुल सही बात है, इसे तो पुअर मैन्स मीट भी कहते हैं, बोनलेस मीट भी कहते हैं, है ना। तो ये हमारा कथन सही है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट 1 इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही है कि कथन 2 जो है सत्य है और क्वेश्चन 1 जो है वो हमारा असत्य है। तो कौन सा गलत है कौन सा सही है इसके बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे बताना होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है डफ स्टेज इन मिल्क रिफर्स टू। डफ स्टेज, जैसे आप जानते हो व्हीट में अलग अलग स्टेज होता है, जैसे CRI है ना, CT चिलरिंग, उसके बाद फ्लावरिंग, जॉइंटिंग है ना, फिर मिल्किंग स्टेज, डफ स्टेज होता है कि नहीं। इसमें डफ स्टेज जो होता है गेहूं का, वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? डफ स्टेज इन व्हीट रेफर्स टू, क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है डफ स्टेज? यहाँ पे 1 by 1 आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, 1 by 1 इसके ऑप्शंस आप पढ़ेंगे। पहला क्या, व्हेन द स्टीम इज सोलन प्रायर टू ईयर इमरजेंस, यहाँ तो इससे रिलेटेड कोई चीजें नहीं है। अगला क्वेश्चन, द सीड इज सोलन प्रायर टू जर्मिनेशन, ये भी नहीं होगा। स्टीम इज सोलन प्रायर टू इमरजेंस, ईयर इमरजेंस, इसको हम लोग बूटिंग स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग स्टेज कहते हैं, बूटिंग स्टेज। ठीक है ना, जब आपका जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज की जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, उसी को हम लोग बूटिंग अवस्था कहते हैं। व्हेन द सीड इज सोलन प्रायर टू जर्मिनेशन, तो इसको हम लोग डफ स्टेज नहीं कहेंगे। व्हेन द व्हाइट फ्लूइड इन द सीड इज जस्ट हार्डनिंग अप, इसको कहेंगे हम लोग डफ स्टेज। और व्हाइट फ्लूइड जब रहता है ना, व्हाइट फ्लू वाले स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? डफ स्टेज से पहले व्हाइट फ्लूइड वाली जो स्टेज रहेगी ना, व्हाइट फ्लूइड को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मिल्की स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मिल्की स्टेज कहा जाता है। ठीक है, तो दूधिया अवस्था हम लोग इसी को कहते हैं, मिल्क फ्लूइड को। अब द ग्रेन स्टेज जस्ट बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप, हम लोग उसको हम लोग हार्ड डफ स्टेज कहोगे। इसमें 2 तरह का होता है, हार्ड डफ, सॉफ्ट डफ स्टेज। जब कटाई से पूर्व करोगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हार्ड डफ स्टेज। और जब आपका जो मिल्क रहता है, दुधिया अवस्था रहता है, उससे जब थोड़ा सा हार्ड होने लगता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? डफ स्टेज कहते हैं। ठीक है, मिल्क स्टेज के बाद हमारा डफ स्टेज आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है नेट सोन एरिया इन द कंट्री इज अबाउट 142 मिलियन हेक्टर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नेट एरिया कवर्ड बाय द इरिगेशन, यानी कि टोटल अगर बात किया जाए, आपका टोटल अगर एरिया देखोगे नेट कल्टीवेटेड एरिया नोट सोन, तो आपका 142 मिलियन हेक्टर में खेती होती है। 328 मिलियन हेक्टर के आसपास तो आपका पूरा एरिया है ना, 328-29 के आसपास जो आपकी पूरी एरिया है, उसमें से 142 मिलियन हेक्टर में आप खेती करते हो, जिसमें से कितनी हेक्टर जो है आपका नेट एरिया अंडर इरिगेशन है। जनरल एग्रीकल्चर का पहला जो लेक्चर था जिसमें ग्लैंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ाया, तो वहीं से सवाल पूछा गया है बच्चा। इसका आंसर आप क्या बताओगे? 68 मिलियन हेक्टर जो है आपका सिंचित है। ठीक है, उसका टोटल द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इज, कॉमन टाइप ऑफ फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मतलब जो नॉर्मल हम लोग
फ्लड की जो बाढ़ की जो पानी होती है उसको एक जगह जमा करके रखते हैं और उसको हम लोग आगे सिंचाई के लिए यूज करते हैं। इसी टेक्निक को हम लोग फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कहते हैं, जिसमें हम लोग चेक डैम बनाकर जो है इसको स्टोर किया जाता है। चेक डैम बना के जो हम लोग ये स्टोर करते हैं पानी को, और फिर वहां जब आपका वाटर का लेवल बढ़ जाता है या बूस्टअप हो जाता है, फिर उन्हीं पानी को जो है ले जाके हम लोग जो है सिंचाई के लिए यूज करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेक डैम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, अ बुलॉक सप्लाइज ऑन एन एवरेज ऑफ हॉर्स पावर फॉर अ पीरियड ऑफ 8 आवर्स पर डे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो ह्यूमन का, एक नॉर्मल ह्यूमन का अगर पूछा जाता है, नॉर्मल ह्यूमन का पावर कितना होता है। ठीक है, नॉर्मल मानव का अगर पूछा जाएगा तो नॉर्मल मानव का अगर देखोगे तो आपका अराउंड जो है 74.6 वाट होता है। ठीक है, अब इसका मतलब कितना होता है भैया, 0.1 HP होता है। ठीक है, हर्ट्ज पावर में पूछा गया है। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन पूछ देगा आपको, सामान्य मानव का तो हो गया, एक जोड़ा पेयर ऑफ बुलॉक का, पेयर ऑफ बुलॉक जो एक जोड़ा बैल होता है, पेयर ऑफ बुलॉक जिसको हम लोग एक जोड़ा बैल कहते हैं, एक जोड़ा बैल, एक जोड़ा बैल में जो है आपका कितना होता है। ठीक है, एक जोड़ा बैल में जो है आपका पावर होता है अराउंड 1 HP। ठीक है, अब यहां पर आपको सवाल क्या पूछा गया है, सवाल में सिंपल पूछ दिया है कि अब बुलॉक सप्लाइज ऑन एन एवरेज ऑफ हॉर्स पावर फॉर अ पीरियड ऑफ 8 आवर्स अ डे, है ना। 8 आवर्स पर डे के हिसाब से एक बुलॉक कितना देगा, तो एक जोड़ा बैल जो है आपका ये दे रहा है, तो 1 बुलॉक जो है वो कितना देगा, तो 1 बुलॉक जो है बेटा 1/2 HP, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, 0.5 HP जो है ये इतना पावर जो है देगा, यानी कि 0.5 HP। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही था। तो बच्चों ये जो आपका 2020 सीरीज था उसको आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और साथ में आपके जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चंस जो हमने कराया, ये आपके अलग अलग डायमेंशंस को मिक्स करके कराया गया है। जैसे आपके यहाँ पे मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिला, आपको असर्शन रीजनिंग भी देखने को मिला, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिले, तो नॉर्मल MCQs भी देखने को मिला। ठीक है, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस टाइप में और डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर में। यहाँ पे एग्रोनॉमी के भी क्वेश्चंस देखने को मिले, फार्म इंजीनियरिंग का एक आध क्वेश्चन आपके टेक्निकल एस्पेक्ट से रिलेटेड था। इसी तरह के कंटेंट्स के साथ जो है बच्चों हम लोग आगामी के दिनों में भी आपका जो है ये 2020 सीरीज को हम लोग निरंतरता देते रहेंगे, और आपके प्रिपरेशन करने के लिए जो आपको हर संभव जितनी हम लोगों की तरफ से हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, और आपको क्या करना है, अपनी मेहनत को दुगना कर देना है, और तब तक अपने नींद को, अपने चैन को, अपने सुकून को त्यागना है जब तक आप अपने मन चाहा ड्रीम यूनिवर्सिटी को क्रैक करके वहां एडमिशन पा नहीं लेते। धन्यवाद।